आबिद ने परिवार की इज्जत को मुद्दा बनाकर अपने दोस्त सलीम के साथ मिलकर अपने बहनोई कादिर की हत्या कुछ इस ढंग से की कि दोनों पकड़े न जा सकें। लेकिन उनका जुर्म छिप न सका। मेरी तैनाती एक ऐसे कस्बे में थी जो अब बहुत बड़ा शहर बन चुका है। थाने में रिपोर्ट आई कि एक जवान आदमी की लाश खेत में पड़ी है। उसका बाप और बड़ा भाई 2 आदमियों को साथ लेकर थाने आए थे। उन्होंने मृतक का नाम कादिर बताया। रिपोर्ट लिखवाकर मैं घटनास्थल के लिए चल दिया। कस्बा जहां खत्म होता था वहां से खेत शुरू हो जाते थे। मार्च का आखिरी सप्ताह था। खेतों में फसल खड़ी थी। लाश मेंढ से 7 से 8 कदम फसल के अंदर पड़ी थी। मेंढ के पास बहुत सारी फसल टूटी पड़ी थी। इससे साफ लगता था कि वहां 2 या 2 से अधिक आदमियों की लड़ाई हुई थी। वहां से खेत के अंदर 2 से 4 कदम तक फसल टूटी हुई थी। इसका मतलब था कि लाश को थोड़ी दूर घसीट कर ले जाया गया था। लोगों के वहां जाने से पैरों के निशान मिट गए थे। मेंढ पर भी कोई निशान नहीं था। मृतक कादिर की उम्र करीब 28 साल थी। पता चला कि वह जिले के शहर में एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। शहर कस्बे से 21 मील दूर था। मृतक 5 दिनों की छुट्टी पर आया हुआ था। मैंने लाश उलट पलट कर देखी, कपड़े हटाकर शरीर को देखा, लेकिन कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं था। उसके गले में 1 गज की रस्सी पड़ी थी, जिसमें एक हल्की सी गांठ बंधी थी। अनुमानित रस्सी उसके गले में डालकर पीछे की ओर खींचा गया था। मृतक मर गया तो हत्यारे रस्सी गले में ही छोड़ भागे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि यह हत्या का मामला था। मैंने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसमें करीब 100 रुपए निकले। साथ ही एक फोटो भी, जिसमें उस लड़के के साथ एक सुंदर सी लड़की का फोटो था। मृतक की एक अंगुली में सोने की अंगूठी और हाथ में घड़ी थी। मैंने उसके पिता से पूछा तो उसने बताया कि यह लड़की इसकी पत्नी है। फोटो मृतक की अपनी पत्नी से प्रेम की निशानी थी, इसीलिए वह उसका फोटो अपने बटुए में रखे घूम रहा था। बटुए में पैसे, अंगुली में सोने की अंगूठी और कलाई में घड़ी, ये इस बात का सबूत था कि हत्या लूट के लिए नहीं की गई थी और यह काम रहजनों का भी नहीं था। रहजन कैसे लूटते हैं और जरूरत होने पर कैसे हत्या करते हैं, मैं अच्छी तरह जानता था। मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के मोहल्ले में चला गया। वहां मुझे एक सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी के घर बिठाया गया। घर के रखरखाव से पता लगता था कि वह किसी अच्छे शिक्षित व्यक्ति का घर है। मैंने उस घर में मौजूद लोगों से वे सब बातें पूछी जो जरूरी होती हैं। मैंने उनसे कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मरने वाले के घर वालों का व्यवहार कैसा है? इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है या नहीं? आप मुझे सब कुछ बता दें। जी हाँ, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं मृतक कादिर को, उसके पिता को, उसके भाई को और उसके घर की औरतों को जानता हूँ। पूरा परिवार शरीफ है। कादिर भी शरीफ था। उसके घर की औरतें भी बेहद शरीफ हैं। मृतक की किसी से दुश्मनी थी? जहाँ तक मुझे पता है उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अगर उसके दफ्तर में किसी से दुश्मनी हो तो मैं कह नहीं सकता। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो उसकी हत्या उसी शहर में होती, यहाँ नहीं। मैं तो जो जानता हूँ आपको बता रहा हूँ। यह देखना आपका काम है। एक मामूली सी दुश्मनी तो है, लेकिन उसमें हत्या नहीं हो सकती। दरअसल कादिर की पत्नी 1 साल से अपने घर बैठी है। ये लोग उसे बुलाते भी नहीं और तलाक भी नहीं देते। इसका कारण क्या था? उसने कहा, जहाँ तक मुझे पता है कादिर की माँ बहुत सख्त है। बहू से हमेशा लड़ती रहती थी। ये लोग कहते हैं कि लड़की ठीक नहीं थी और उन लोगों का कहना है कि लड़की और कादिर में बहुत प्रेम था जो उसकी माँ को पसंद नहीं था। मैंने उससे कहा, कादिर के बटुए से जो लड़की का फोटो निकला है उससे तो यही लगता है कि कादिर को लड़की से बहुत प्यार था। आप बताइए, लड़की का चाल चलन कैसा था? मैं क्या बता सकता हूँ, उसने कहा, आप खुद तफ्तीश कर लीजिए।
सुनी सुनाई बात तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने सुना है कि लड़की 1 महीने से घर से गायब है, लेकिन मेरे पास उसके गुम होने की रिपोर्ट नहीं आई। हो सकता है बात गलत हो, मैंने कहा। न कि मैं सुनी बात कह रहा हूँ। जब से वह घर बैठी है तब से तरह तरह की बातें सुनने को मिलने लगी। सुना है लड़की को रात में कहीं जाते देखा गया है। उसकी सुनी सुनाई बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन 1-2 इशारे मिल गए थे जिन पर मुझे काम करना था। मैंने मृतक के पिता को बुलाया। मैंने उससे पहला सवाल यही किया कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी। उसने रोते हुए जवाब दिया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साहब। मैंने उससे कहा, देखो मुझे तुम्हारे बेटे के हत्यारे को पकड़ना है, इसलिए जो बात भी मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना, कोई बात छिपाना नहीं। यह बताओ क्या लड़के की ससुराल वालों से तुम्हारा झगड़ा चल रहा है? उनकी बेटी मेरे बेटे के साथ नहीं रह सकी। शादी के 6 महीने तक वह हमारे घर रही, फिर अपने घर चली गई और उसके बाद वापस नहीं आई। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि लड़की को घर बिठाने में किसकी गलती है। मुझे केवल इतना बता दो कि क्या लड़की वालों से तुम्हारी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी। उसने कहा, मेरे जवान बेटे की हत्या हो गई है। मैं तो हर किसी को दोषी बता दूंगा। शुरू में तो उसके सालों पर शक था, लेकिन बाद में मैंने बहुत सोचा कि अगर उन्हें हत्या ही करनी होती तो काफी दिन पहले कर चुके होते, क्योंकि बहू को मायके में 1 साल हो गया। उनके पास कारण तो है, आप उनकी बेटी को तलाक देना नहीं चाहते। उनकी बेटी जवान है, सुंदर है। हो सकता है उन्होंने सोचा हो लड़के को रास्ते से हटा दें, उसके बाद अपनी बेटी की शादी कर देंगे। कौन सी बेटी की शादी करेंगे? उसने कहा, वह तो 1 महीने से लापता है। आपको पूरा यकीन है? सारे मोहल्ले की औरतें कहती हैं, पहले वह आती जाती दिखाई दे जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं दिखती। मैंने पूछा, लड़की के कितने भाई हैं? उसके पिता का आचरण कैसा है? पैसे के मामले में तो खुशहाल हैं, पिता होशियार आदमी है, काफी असर रखता है। 3 बेटे हैं, 2 बड़े बेटे तो ठीक हैं, लेकिन छोटा ठीक नहीं है। उसकी उम्र 16 से 17 साल है। वह बदमाश लड़कों में बैठता है। मैंने पूछा, एक बात बताओ, लड़की को कौन तलाक नहीं देना चाहता था, आप, लड़का या उसकी माँ? मेरा बेटा कादिर। वह दहाड़े मार कर रोने लगा। वह तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था और मैं भी यही चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी बहुत खराब है। उसने कह दिया था कि तलाक देनी ही है। बहुत जिद्दी और झगड़ालू औरत है, मेरे काबू में नहीं है। मैंने दोनों बेटों से कह दिया था कि इस औरत के साथ रहना है तो आंख और कान बंद करके रहना। क्या कादिर के ससुराल वालों को पता था कि कादिर लड़की को रखना चाहता है? उसने कहा, यह बात तो कादिर ही बता सकता था। मुझे तो इतना पता है कि वे लोग तलाक के लिए कहते रहे और मेरी पत्नी जवाब देती रही। क्या लड़की अब कुछ खराब हो गई थी? बातें कुछ ऐसी ही सुनी हैं, मृतक के पिता ने कहा। यह भी सुना है कि उसे रात को कहीं आते जाते देखा गया था। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके पास जाती थी? यह तो पता नहीं किसके पास जाती है, लेकिन अब पता करूंगा, उसने जवाब दिया। इस बातचीत के बाद मैंने मृतक के पिता को भेज दिया और लड़की के पिता को बुलाया। उसके आते ही मैंने उससे सवाल किया कि लड़की कहाँ है। वह चुप रहा। मैंने फिर पूछा तो वह इधर उधर देखने लगा। जब मैंने उसे थानेदार वाले अंदाज में डांट कर पूछा तो वह बोल पड़ा, वह तो यहाँ नहीं है। मुझसे इज्जत कराना चाहते हो तो सच सच बताओ, वह कहाँ गई है और किस तरह गई है? बस जी, उसके कहने के अंदाज से लग रहा था कि वह सब कुछ बताना नहीं चाह रहा था। उसने कहा, एक रात वह सोई थी और सुबह को देखा तो गायब थी। उसकी अटैची भी नहीं थी। कुछ जेवर, कीमती सामान, अच्छे कपड़े और 2 जोड़ी सैंडल ले गई। क्या आप जाहिल आदमी हैं? थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? नहीं, बिल्कुल साफ मामला था।
अटैची, कपड़े, जेवर, जूते ले जाने का अर्थ था कि वह अपनी मर्जी से गई थी। अगर कोई जबरदस्ती ले जाता तो यह सब कुछ न ले जाती। रिपोर्ट अपनी इज्जत के लिए नहीं लिखवाई, कहीं तलाश किया था। उसकी ससुराल जाकर पता करते, मैंने कहा। ससुराल से क्यों पूछते, उनसे तो उसकी बोलचाल भी बंद थी। उसने जवाब दिया। आपकी बेटी रातों को किससे मिलती थी, मैंने पूछा। आपको पता तो होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। यह उसे बदनाम करने के लिए उसकी सास द्वारा उड़ाई हुई बात है। इससे वह यह साबित करना चाहती है कि उसका चाल चलन खराब था, इसलिए उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। उससे मैंने बहुत बातें पूछी, लेकिन कोई काम की बात पता नहीं लगी। मैंने लड़की की मां को बुलाकर पूछा कि लड़की कहाँ है, तो उसने भी वही जवाब दिया जो उसके पिता ने दिया था। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर आ गई। मरने का कारण सांस का रुकना लिखा था। सांस रस्सी से रोकी गई थी। मरने का समय रात के 10, साढ़े 10 बजे का लिखा था। मैंने मुखबिरों का जाल बिछा दिया था। वे अपनी रिपोर्ट लेकर आ रहे थे। कोई कुछ और कोई कुछ बता रहा था, लेकिन एक आदमी ने जो खबर दी, उससे मेरी कुछ हिम्मत बढ़ी। उसने बताया कि एक आदमी जो उसी कस्बे में रहता है, मृतक का मित्र था। कस्बे में मनिहार की सबसे बड़ी दुकान उसी की थी। वह जवान और सुंदर था। 2 मुखबिरों ने बताया कि उस लड़की को रात के समय उसके घर से निकलते देखा है। उन दोनों मुखबिरों में से एक ने बताया कि एक बार शाम के बाद एक गली में दोनों को खड़े देखा था। जब मैं उधर से गुजरा तो मुझे देखकर वह लड़की तेजी से अपने घर की ओर चली गई। मैंने अगले दिन थाने में कई लोगों को बुलवाया, जिनमें मृतक की मां और मृतक का वह मित्र भी था। मैंने उसे अलग बुलाकर पूछा कि क्या मृतक की पत्नी तुमसे मिलने आती थी। उसने कहा, जी, मेरे पास आकर वह क्या करती, मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। हाँ, वह 2 से 3 बार मेरे पास आई और कहने लगी कि वह अपने पति के घर जाना चाहती है। यह बात आप कादिर को कह दें। आप यकीन करें, मेरी और मृतक की दोस्ती दिल की गहराइयों में उतरी हुई थी। लड़की को जो लोग बदनाम करते हैं, वह सब बकवास है। वह बेचारी तो अपने पति के पास जाने के लिए तड़पती थी। वह इस तरह की बातें करता रहा और अपने मित्र को याद करके रोता रहा। उसने बहुत सी बातें की, लेकिन एक बात का जवाब वह ठीक से नहीं दे सका। मैंने उससे पूछा था कि लड़की कहाँ गायब हुई है। उसने कहा, उसके लापता हो जाने से मैं उसे खराब नहीं कहूँगा। वह इतनी नीच नहीं है कि जिस पति के साथ रहना चाहती थी, उसे धोखा दे। अगर वह जिंदा है तो जरूर वापस आएगी। क्या बात करते हो, मैंने कहा। वह तो घर से बहुत सामान लेकर गई है। कैसे वापस आएगी? मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वह जरूर आएगी। मैंने कहा, ये बातें कहकर मुझे शक में डाल रहे हो। साफ कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। सर, मैं आपको यह बताने वाला था कि कादिर के साले मेरे पास भी आते थे। उनसे दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन दूर से दुआ सलाम थी। फिर अचानक ऐसा न जाने क्या हुआ कि जो भाई भी मिलता, वह कादिर को गालियां देता। वे कहते थे कि हम पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। छोटा भाई तो यहाँ तक कहता था कि कादिर और उसकी माँ अब 2 से 3 दिन के मेहमान हैं। मैं हैरान था कि ये लोग अब ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, जबकि इनकी बहन को ससुराल से गए 1 साल हो गया है। 2 से 3 दिन बाद पता लगा कि उनकी बहन घर से भाग गई है। सुना है कादिर के छोटे साले का गुंडों से याराना है और वह अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता है। आपने ठीक सुना है, वह बहुत छिछोरा लड़का है। इस आदमी से मुझे बहुत काम की बातें पता चली। मैंने उसे जाने दिया। मुझे बताया गया कि कादिर की पत्नी की 2 सहेलियां और उनके पिता आए हैं। मैंने उन्हें बुलाया और उनके पिताओं से कहा कि आप निश्चिंत रहें, ये मेरी बहनों के बराबर हैं। मैं केवल इनसे कादिर की पत्नी के बारे में पूछूंगा। मैंने एक लड़की को बुलाया और उससे कुछ सवाल किए। फिर दूसरी को बुलाकर कुछ सवाल पूछे। दोनों ने एक ही बात बताई।
उन्होंने बताया कि वह लड़की बहुत हिम्मत वाली और चरित्रवान थी और अपने पति के अलावा किसी और का नाम नहीं लेती थी। उन लड़कियों को भेजने के बाद मैंने कादिर के बड़े साले को बुलाया। मैंने उससे कहा, अपना इकबाली बयान दे दो और मुझसे फायदा हासिल कर लो, मैं तुम्हें बरी भी करवा सकता हूँ। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं और जो मारा गया वह मेरा रिश्तेदार नहीं लगता था। उसने घबरा कर कहा, हमने कोई हत्या नहीं की है। अगर हमें हत्या करनी होती तो उसी दिन कर देते जिस दिन उसने हमारी बहन को ले जाने से मना कर दिया था। दूसरे नंबर के भाई ने भी यही बयान दिया। तीसरे नंबर का भाई मेरे कमरे में ऐसे झूमता हुआ आया जैसे कोई माना हुआ गुंडा हो। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाकर कहा, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। सुना है तुम्हारी इस शहर में बहुत इज्जत है और दबदबा भी, लोग तुमसे डरते हैं। उसने झूम कर कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे सामने बोल सके। मैंने उसके अंदर इतनी हवा भरी कि वह गुब्बारे की तरह फूलता चला गया। उसका नाम आबिद था। मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ चली गई? उसने कहा, अगर उसका पता लग जाता तो क्या वह आदमी और मेरी बहन जिंदा रहते? तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे इस तरह बात की जैसे मैं थानेदार नहीं उसका दोस्त हूँ। मैंने आगे कहा, तुम्हारे जैसे भाई अपनी इज्जत के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हारे जीजा को किसने मारा। यह तो मैं भी नहीं बता सकता। वैसे एक बात है, ऐसे आदमी का अंत ऐसा ही होना चाहिए था। किसी की बहन बेटी का घर उजाड़ देना ठीक नहीं है। पुलिस और कानून के पास इसकी भले ही कोई सजा न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे आदमी का कुछ न किया जा सके। तुमने उसकी माँ को क्यों माफ कर दिया? उसे भी उड़ा देना चाहिए था। असली कसूरवार तो वही है, मैंने कहा। अब उसी की बारी है, उसने ऐसे कहा जैसे नशे में हो। बरी कराना मेरा काम है, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर दोस्तों की तरह कहा। वह अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, वादा रहा। तुम वास्तव में शेर हो, अब देखना कादिर की हत्या से मैं तुम्हें कैसे बरी कराता हूँ। एक दिन की भी सजा नहीं होने दूंगा। मैं भी 2 बहनों का भाई हूँ। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। फिर मैंने उसकी ओर झुककर उसके कान में कहा, वैसे तुम अकेले थे या नहीं? उसके मुंह से एकदम निकल गया, मैं अकेला नहीं था। यह कहकर वह एकदम चौंक पड़ा, जैसे नींद से जाग गया हो। वह घबरा गया। उसने दाएं बाएं देखकर मेरी ओर देखा। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी, मैंने उसकी हत्या नहीं की। नहीं जी, आप यकीन करें, खुदा कसम मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं चुपचाप उसके मुंह की ओर देख रहा था। उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे जिसका कोई अर्थ नहीं था। थानेदार के सामने अपराध स्वीकार करने की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि बाद में लोग मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान से पलट जाते हैं। केस के लिए सबूत और गवाहों की जरूरत होती है। तुम बोल बोल कर थक गए हो, मैंने उससे कहा। तुम इकबाली बयान दे दो, मैं तुम्हें साफ बचा लूंगा। मैंने कहा न, बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकले, आप मेरे ऊपर विश्वास करें, मैंने कोई हत्या नहीं की। तुमने नहीं की तो तुम्हारे किसी दोस्त ने की होगी। तुमने तो केवल उसके हाथ पकड़े होगे, गले में रस्सी तो तुम्हारे दोस्त ने डाली होगी। तुम उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगा और तुम छूट जाओगे। वह अपने आप को निर्दोष बताने में लगा रहा। मैंने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपराध स्वीकार नहीं किया तो फिर मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। मैंने एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इसे हवालात में बंद कर दे। वह हवालात में जाने को तैयार नहीं था। मेरे कमरे में कूद कूद कर अपने आप को छुड़ा रहा था। कांस्टेबल उसे घसीटकर हवालात में ले गया। थाने में जितने लोग थे मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मैंने एक कांस्टेबल और एसआई को यह पता करने के लिए लगा दिया कि आबिद के कौन कौन दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं घर जा रहा हूं और रात को 11 बजे आकर आबिद से पूछताछ करूंगा। मैं घर चला गया।
अभी बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि वह लड़की अपने घर आ गई है और सीधी मृतक के घर गई है। वहां जाकर उसने रोना पीटना शुरू कर दिया है। उसने जाते ही अपनी सास को गालियां देनी शुरू कर दी। औरतों ने उसे पकड़ लिया। मैंने कांस्टेबल से कहा कि तुम लड़की के बाप के पास जाओ और उसे कहो कि लड़की को तुरंत थाने में पेश करे। मैं खाना खाकर थाने पहुंचकर उस लड़की की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद लड़की मेरे कमरे में लाई गई। उसने अपने मुंह पर हाथ मार मार कर चेहरा लाल कर लिया था। बालों को नोचा था, इसलिए बाल बिखरे हुए थे। आंखें लाल हो रही थीं। मैंने उसके बाप और भाई को बाहर भेज दिया। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाया और उसके पति के मरने का अफसोस जताया। मैंने उसे हर तरह से सांत्वना दी। न थाने से डरो न मुझसे, मैंने कहा। समझो, तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं तुमसे केवल यह पता करना चाहता हूँ कि तुम्हारे पति की हत्या किसने की है। उसकी माँ ने, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। यह पहली बात थी जो उसके मुंह से निकली थी। वह चुपचाप बैठी फटीफटी आंखों से मुझे देख रही थी। वह थोड़ा पानी पीकर बोली, उस चुड़ैल ने अपने ही बेटे को खा लिया है। मैंने उसे बोलने दिया ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। उसने आगे कहा, मैं तो कहती हूँ, मेरे पति की मेरे बाप और मेरे भाइयों ने भी हत्या की है। मैं उनसे कहती थी कि जिस तरह से कादिर का बड़ा भाई अपने घर से अलग होकर उसी हवेली में रह रहा है, उसी तरह कादिर को भी मैं अलग कर लूंगी। लेकिन मेरा बाप और भाई कहते थे कि कादिर पर यकीन मत करो, वह अपनी माँ जैसा है। वह एक कहता है तो तुम 10 सुना। आप नहीं जानते कादिर को डोट, वह मुझसे कितना प्यार करता था। इतना कहकर वह इतना रोई कि मुझे भी हिला दिया। कुछ देर बाद जब उसने रोना बंद किया तो मैंने उससे पूछा, यह बताओ तुम चली कहाँ गई थी? अपने पति के पास गई थी, उसने जवाब दिया। क्या? इसके बाद उसने जो बयान दिया वह अपने शब्दों में सुनाता हूँ। उस लड़की का नाम खदीजा था। उसके माँ बाप ने उसे घर बिठा लिया था। कादिर खदीजा को तलाक नहीं देना चाहता था और न ही वह तलाक लेना चाहती थी। कादिर की माँ उसे तंग करने के लिए तलाक नहीं दिलवाना चाहती थी। लेकिन कादिर और उसकी पत्नी खदीजा की सोच कुछ और थी। वे एक दूसरे से अलग होकर तड़प रहे थे। कुछ महीने बाद कादिर ने अपने दोस्त जलील से बात की। जलील ने अपनी पत्नी की मदद से दोनों को मिलवाने का प्रबंध कर दिया। जलील की पत्नी ने खदीजा से जाकर कहा कि कादिर उससे मिलना चाहता है। वह उसके घर आ गई। उसने एक कमरे में दोनों को मिलवा दिया। कादिर जिस शहर में काम करता था वह उनके कस्बे से 20 से 22 किलोमीटर दूर था। रविवार की छुट्टी हुआ करती थी। कादिर हर शनिवार की शाम को घर आ जाता था और वहां से जलील के घर चला जाता, जहां खदीजा से उसकी मुलाकात हो जाती थी। जलील की पत्नी ने खदीजा से गहरी दोस्ती कर ली थी। खदीजा के माता पिता जलील की पत्नी पर विश्वास करते थे। वह हर शनिवार को आकर उनसे कहकर खदीजा को ले जाया करती थी। जलील और उसकी पत्नी ने खदीजा के मिलने का प्रबंध तो कर दिया था, लेकिन इसमें खतरा यह था कि कभी न कभी यह राज खुल सकता था। इसलिए वह उन्हें एक सप्ताह छोड़कर मिलवाती थी। एक दिन कादिर ने यह फैसला किया कि खदीजा अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए आ जाए और कादिर उसे अपने साथ शहर ले जाकर रख ले। वे दोनों फिर कभी इधर नहीं आएंगे और अगर उनके माता पिता को पता लग गया तो वह इस शर्त पर वापस आएंगे कि आपसी झगड़े खत्म करो और हमें चैन से रहने दो। एक रात कादिर शहर से आया। उसके घर वालों को पता नहीं था। खदीजा ने दिन के समय अपने वे कपड़े और जेवर जो उसने अपने साथ ले जाने थे चोरी चोरी एक अटैची में डाल लिए। रात को जब सब सोए हुए थे वह चुपके से घर से निकल गई। कादिर और जलील खेत में खड़े थे। वे दोनों जलील के घर गए और सुबह सुबह कादिर और उसकी पत्नी शहर जाने वाली बस में सवार होकर शहर चले गए। वहां कादिर ने एक मकान किराए पर लिया हुआ था। वहां दोनों चैन से रहने लगे। कादिर ने किसी वजह से दफ्तर से 4 से 5 दिन की छुट्टी ले ली थी। उसके घर का कोई काम था।
वह खदीजा को शहर में अकेला छोड़ आया था और उसने अपने 2 मित्रों से घर की देखभाल के लिए कह दिया था। खदीजा ने मुझे बताया कि कादिर ने तय किया था कि वह 1 महीने बाद अपने माता पिता को बता देगा कि खदीजा उसके पास है और वह कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुम कादिर की हत्या की बात सुनकर आई हो? मैंने पूछा। हाँ जी, उसने कहा। जलील भाईजान ने अपने एक आदमी को यह कहकर कादिर के दफ्तर भेजा था कि वह कादिर के दोस्त को कह दे कि उसकी हत्या हो गई है। उस दोस्त ने घर आकर मुझे बताया और उसी ने मुझे बस में बिठाया था। अगर किसी को शक है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप किसी को मेरे साथ भेज दें, मैं उसे वह मकान दिखाऊंगी जिसमें हम दोनों रहते थे। कादिर के और मेरे कपड़े व जेवर अभी भी उस मकान में पड़े हैं। चलिए मैं चल कर दिखाती हूँ। यह लड़की जिसे मैं कुछ और समझ रहा था, मेरी नजरों में बहुत ऊंचे कैरेक्टर की हो गई। मैंने एक कांस्टेबल को जलील को लाने के लिए भेज दिया। मैंने खदीजा से पूछा, तुम्हारा शक किस पर है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे जाने का पता लग गया हो और उन्होंने इसमें अपनी बेइज्जती समझी हो? मैं क्या बताऊं, यह हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले वे मेरे पास आते और पूरी बात पता करते, मुझसे घर चलने के लिए कहते। मैंने उसे यह नहीं बताया कि उसका छोटा भाई हवालात में बंद है। मैंने खदीजा से और कुछ नहीं पूछा और उसके बाप को बुलाकर खदीजा को उसके हवाले कर दिया। मैंने उससे कह दिया कि यह अपने पति के घर गई थी, लोगों से कह दो कि इसे बदनाम न करें। जलील मेरे पास आया और मैंने उससे पूछा कि तुमने खदीजा के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम नहीं जानते कि तफ्तीश के दौरान कोई भी बात पुलिस से नहीं छिपानी चाहिए? उसने कहा, मैं जानता था या नहीं, मैंने यह बात छिपाई। आप जो भी चाहें मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, आप अपना फर्ज पूरा करें। मुझे उम्मीद थी कि वह डर जाएगा, लेकिन वह तो बहुत निडर निकला। मैंने उससे पूछा कि उसने कौन सा फर्ज पूरा किया है। वह बोला, दोस्ती का फर्ज पूरा किया है। मुझे कादिर ने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। खदीजा ने भी मना कर रखा था। खदीजा मेरी बहन लगती है, उससे किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकता था। मैंने आपकी नजरों में अपराध किया है, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। वैसे उसने कोई अपराध नहीं किया था, क्योंकि खदीजा के गुम होने की मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। इसलिए अगर उसने कोई बात छिपाई तो वह कानून की नजरों में अपराध नहीं थी। मैं तो उससे खदीजा के बयान की पुष्टि चाहता था। जलील ने कहा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस समय कादिर की हत्या हुई थी, उससे आधे घंटे पहले एक आदमी ने खदीजा के भाई को एक आदमी के साथ खेत की मेड़ पर बैठे देखा था। उन दोनों की उस आदमी के साथ दुआ सलाम भी हुई थी। कादिर उस रास्ते से मेरे घर आया करता था। गलियों से आने में रास्ता लंबा पड़ता है। आप चाहें तो उस आदमी को बुला सकते हैं। जो आदमी आबिद के साथ बैठा था, मैं उसे जानता हूँ। वह एक बार का सजायाफ्ता सलीम था। उसने किसी को चाकू मारा था। वह तो बच गया, लेकिन चाकू मारने वाले को दफा 307 में 3 साल की सजा हुई थी। मैंने एक कांस्टेबल को सलीम को बुलाने के लिए भेजा। मैंने आबिद को हवालात से निकलवाकर अपने कमरे में बुलाया। उसे बिठाकर मैंने कहा, हाँ भाई आबिद, कुछ सोचा? अपराध स्वीकार कर लो, फायदे में रहोगे। उसने मना कर दिया और छोड़ने के लिए मिन्नतें करने लगा। मैंने उससे कहा, अच्छा यह तो बताओ, सलीम के साथ खेत में बैठे तुम क्या बातें कर रहे थे? उसने कहा, कब? अपने जीजा की हत्या करने से आधे घंटा पहले। यूं ही बातें कर रहे थे। इतनी ठंडी रात में तुम्हें बात करने के लिए वही जगह मिली थी। लोग घरों में दरवाजे खिड़की बंद करके लिहाफ में लेटे हुए थे। तुम दोनों को गर्मी लग रही थी। सलीम से क्या बातें हुई थीं? सोच लो, अगर झूठ बोलोगे तो मैं सलीम से पूछ लूंगा, फिर तुम्हारा झूठ खुल जाएगा। सच्ची बात है जी, मैं अपनी बहन और जीजा के बारे में बात कर रहा था। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी।
सलीम मेरे जीजा और उसकी माँ को गालियाँ दे रहा था। फिर कादिर आ गया और तुम्हारी बातें रुक गईं। कादिर नहीं आया था जी, उसने कहा। मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह रोने लगा। मैं उससे पूछता रहा, वह झूठ बोलता रहा। मैं हर झूठ पर उसे थप्पड़ मार रहा था। मैंने उससे कहा कि पिटाई के और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास। अगर वह पिटाई से मर भी गया तो उसकी लाश गायब कर दी जाएगी। एक कांस्टेबल ने आकर बताया, सलीम आ गया है। मैंने उसे अंदर बुलाया और आबिद से पूछा, यही था न उस वक्त तुम्हारे साथ? उसने हाँ कर दी। मैं उसे कमरे में छोड़कर सलीम को हवालत के एक खाली कमरे में ले गया और उससे पूछा, तेरे यार ने सब कुछ बक दिया है। तू तो गुरु आदमी है, तूने यह क्या गलती की, इतने कच्चे आदमी के साथ जाकर उसका काम तमाम कर दिया। पल भर रुककर मैंने उससे कहा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अगर तुमने सच नहीं बोला तो थाने में तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मैं उसे अदालत में पेश कर दूंगा और तुम सीधे फांसी चढ़ जाओगे। उसने कहा, मुझे सरकारी गवाह बना लो। अरे तुम बयान तो दो, यह मेरे ऊपर छोड़ दो, देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने उससे कई तरह की बातें करके उसका बयान ले लिया। उसे संक्षेप में सुनाता हूँ। आबिद और सलीम की दोस्ती थी। सलीम पक्का बदमाश था और आबिद तो बदमाशी में मुंह मारता ही था। उसे घर से पैसे मिल जाया करते थे। वह घर में पैसों की चोरी भी कर लिया करता था। सलीम और दूसरे दोस्तों ने आबिद को जुए का चस्का भी लगा दिया था। आबिद की बहन ससुराल से आकर घर बैठ गई थी। उसकी सास उसके साथ जो सलूक करती थी वह घर आकर सुनाती थी। सुनकर आबिद को गुस्सा आता था। उसने सलीम से कहा कि वह बदला लेना चाहता है। सलीम उसे रोकता था। कुछ दिन बाद आबिद की बहन घर से गायब हो गई। घर वालों ने इस बात को छिपा कर रखा, लेकिन धीरे धीरे सबको पता लग गया। आबिद अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता था। उसे यह वहम था कि सारा कस्बा उससे डरता है। एक दिन उसकी किसी से लड़ाई हो गई तो उसने उसे ताना दिया, जा पहले अपनी बहन को तो ढूंढ जो तुम्हारे मुंह पर थूक कर अपने यार के साथ चली गई। आबिद को अपनी बहन के बजाय कादिर पर गुस्सा आया। अगर उसकी बहन को कादिर अपने घर रहने देता तो वह घर से क्यों भागती। उसे इस बात पर भी गुस्सा था कि कादिर उसकी बहन को तलाक नहीं दे रहा था। उन्हीं दिनों सलीम को कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई। आबिद ने उसके आगे अपने घर का रोना रोया और कादिर की हत्या करने का इरादा जाहिर किया। उसने सलीम से कहा कि वह उसकी मदद करे। सलीम को पैसों की जरूरत थी। उसने कहा कि अगर उसे 1000 रुपए मिल जाएं तो उसकी जरूरत पूरी हो सकती है। आबिद ने उससे कहा, मैं तुम्हें अभी तो 1000 नहीं दे सकता, 2 से 3 दिन में 500 रुपए दे सकता हूँ, बाकी बाद में दे दूंगा। तुम कादिर की हत्या करने में मेरी मदद करो, यह रकम तुमसे वापस भी नहीं लूंगा। उस जमाने के 1000 आज के 50,000 के बराबर होते थे। सलीम तुरंत तैयार हो गया। वे दोनों कादिर की हत्या करने की योजना बनाने लगे। वे चाहते थे कि काम भी हो जाए और उनका नाम भी न आए। दोनों इस काम के लिए शहर गए जिससे कि कादिर की हत्या वहां की जा सके। सलीम ने यह काम अपने ऊपर ले लिया कि वह शहर जाकर कादिर से उसका पता ले लेगा और फिर आसानी से उसकी हत्या उसके घर में ही कर दी जाएगी। संयोग से कादिर छुट्टी लेकर घर आया और उसे आबिद ने देख लिया। आबिद ने देखा कि कादिर जलील के घर खेतों से होकर जाता है। हत्या की रात आबिद ने कादिर को जलील के घर जाते देख लिया। उसने सलीम को बताया और उसे 300 रुपए भी दे दिए। सलीम अपने घर से रस्सी ले आया और दोनों कादिर के रास्ते में घात लगाकर बैठ गए। कादिर वापस आया तो दोनों धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे जिससे कि कादिर को शक न हो और वह उन्हें पहचान न सके। कादिर ने अंधेरे के कारण उन्हें नहीं पहचाना।
वह अभी कुछ ही दूर गया होगा कि आबिद ने उसे पीछे से जकड़ लिया और सलीम ने पीछे से उसके गले में रस्सी डालकर एक गांठ लगा दी। आबिद ने कादिर को छोड़कर रस्सी का एक सिरा पकड़ लिया, दूसरा सिरा सलीम ने पकड़ा और दोनों ने रस्सी को अपनी अपनी ओर खींचा। कादिर गिरा तो दोनों उसे खींचकर खेतों के अंदर ले गए। सलीम ने उसके दिल और कलाई पर हाथ रखकर देखा, वह मर चुका था। मैंने यह बयान आबिद को बताया और उसे चकमा दिया कि मौके का कोई गवाह नहीं है, इसलिए वह बच जाएगा। उसने भी अपना बयान दे दिया। मैंने दोनों के बयान जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने कराकर दोनों को जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया। मैंने मुकदमा बहुत मेहनत से तैयार किया, कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा। दोनों अभियुक्तों को मृत्युदंड मिला। सेशन में अपील की गई तो वह भी निरस्त हो गई। रहम की अपील भी दोनों को फांसी दे दी गई। इंस्पेक्टर रियाज अहमद